आगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जून 2024 को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब इजरायली सरकार अति रूढ़िवादी यहूदियों की सेना में भर्ती को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। कोर्ट का कहना है कि चाहे महिला हो या फिर पुरुष, हर 18 साल के अति रूढ़िवादी को सेना में अपनी सेवा देनी होगी। वहीं इजराइल में अति रूढ़िवादी समुदाय को सेना में सेवा से मिलने वाली छूट के कानून की मियाद पिछले साल खत्म हो गई थी। हालांकि सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब अति रूढ़िवादी समुदाय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में उतर आया है। ये समुदाय इजराइल में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कई जगहों पर आगजनी और हिंसा तक हुई है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल का ये अति रूढ़िवादी समुदाय है क्या, और ये सेना में जाने का इतना विरोध क्यों कर रहा है, और इजराइल में कब से इस समुदाय को सेना में सेवा से छूट मिली हुई है। दरअसल इजराइल के इस अति रूढ़िवादी समुदाय को हारेदिम के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ईश्वर से डरने वाला हुआ। ये समुदाय हकीकत में धर्मनिरपेक्ष यहूदी संप्रभुता और सेना में सेवा करने की धारणा को नहीं मानता है। यह समुदाय मानता है कि यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोराह को पढ़ना ही सर्वोच्च मूल्य है, और तोराह के ज्ञान की वजह से सदियों से यहूदियों का अस्तित्व बना हुआ है। और इजराइल की स्थापना से ही, यानी साल 1948 से ही इस समुदाय को सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। जब इजराइल बना था तो उस वक्त के पीएम डेविड बेन गुरियोन ने अति रूढ़िवादी के करीब 400 धार्मिक स्कूलों या धार्मिक सेमिनरियों को सैन्य सेवा में छूट दी थी, और इस बात पर सहमति जताई थी कि भविष्य में उन्हें ये छूट मिलती रहेगी, जिससे वो इजराइल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल का ये अति रूढ़िवादी समुदाय काले और सफेद रंग के कपड़े पहनता है, जो अपने आप को ज्यादातर यहूदियों के धार्मिक कार्यों में लगा कर रखता है। और यही वजह है कि इस समुदाय का मानना है कि अगर वो सेना में भर्ती होंगे तो वो एक धर्मनिरपेक्ष बनकर निकलेंगे, और सेना में जाने से उनका विशेष दर्जा भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा वो जो काले और सफेद कपड़े पहनते हैं वो भी उनसे छिन जाएंगे, और उन्हें सेना की खाकी वर्दी पहननी पड़ेगी। इस समुदाय का ये भी मानना है कि धार्मिक कर्मकांडों से अलग होने से उनकी सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति और जीवन जीने का विशेष तरीका उनसे छिन जाएगा, और इसी वजह से ये समुदाय सेना में भर्ती को लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन अब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस समुदाय की सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जनसंख्या के हिसाब से इजराइल में इस समुदाय की कितनी आबादी है। तो आपको बता दें कि इजराइल की कुल आबादी में 13% इसी रूढ़िवादी समुदाय का हिस्सा है। हालांकि करीब 1200 अति रूढ़िवादी लोग सेना में अपनी सेवाएं पहले से ही दे रहे हैं, और इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए इजराइल के अटॉर्नी जनरल गैली मेयरा ने नेतन्याहू की सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द अदालत के फैसले की तामील करे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने पहले ही अतिरिक्त 3000 अति रूढ़िवादी सेमिनरी के छात्रों को सेना में भर्ती करने का फैसला किया है। लेकिन ये फिलहाल साफ नहीं हुआ है कि इनका चयन कैसे होगा, क्योंकि मौजूदा समय में पूरे इजराइल में करीब 60,000 ऐसे छात्र हैं जिन्हें सेना में भर्ती से छूट मिली हुई है। जहां एक और अरब समेत पश्चिमी देश इजराइल हमास की जंग रोकने की भरपूर कोशिशों में जुटे हैं, वहीं इजराइल इस जंग को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। गाजा में हमास के सफाए के बाद अब रफा में इजराइल हमास के पीछे पड़ा है। वहीं इजराइल हमास की इस जंग में अब तालिबान भी कूद पड़ा है। तालिबान ने इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए 1000 से अधिक लड़ाके लेबनान भेजे हैं। तालिबानी लड़ाके लेबनान की ओर जाते दिख रहे हैं। एक्स पर इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। अफगानिस्तान से पहली खेप में 1000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके लेबनान भेजे गए हैं, जो युद्ध में हिजबुल्लाह का साथ देंगे। ये लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों और मिलिट्री वाहनों से लैस हैं। तालिबानी लड़ाके हाथ में हथियार लहराते हुए मिलिट्री वाहन के साथ स्केटिंग करते जाते हुए देखे जा सकते हैं।
इजराइल हमास युद्ध में तालिबान की सीधी एंट्री ने मध्य पूर्व एशिया में जंग का दायरा और बढ़ाने का खतरा बढ़ा दिया है। तालिबान का कहना है कि उसके पास अरबों रुपयों के अमेरिकी हथियार हैं, जिसे जो बाइडेन अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग लगभग खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा में जंग अभी भी जारी रहेगी, मगर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने के बाद अब अधिक इजरायली सैनिकों की गाजा में जरूरत नहीं रह गई है। इसीलिए अब हिजबुल्लाह से हिसाब चुकता करने को हमारी सेना तैयार है। इजराइल हमास के बीच जारी हमलों में जब से हिजबुल्लाह कूदा है, तब से इस युद्ध की दशा और दिशा हिंसक हो चली है। लेबनान के इस शक्तिशाली चरमपंथी संगठन को ईरान का जबरदस्त समर्थन हासिल है। यही वजह है कि इस समूह की ताकत का लोहा हर कोई मानता है। बीते साल 7 अक्टूबर के बाद से ही ये समूह इजराइल पर लगभग रोजाना गोलाबारी कर रहा है। अपने एडवांस हथियारों के बूते इजराइल को चुनौती देने वाला हिजबुल्लाह अब इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बीच इजराइल ने लेबनान पर भी हमले की तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम नेतन्याहू के बाद सैन्य अधिकारियों की ओर से आ रहे बयानों से ऐसा संकेत मिलने लगा है कि इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी सीधा भिड़ने वाला है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी करारा पलटवार करने और इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे डाली है। इन सब के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों समेत अरब देशों ने भी हिजबुल्लाह की उग्र कार्रवाई के चलते आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। हालांकि अब अरब देशों ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी ने खुलासा किया है कि अरब लीग ने अब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। अरब लीग के पिछले फैसलों में हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया गया था, जिसके कारण हिजबुल्लाह समूह से सभी कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया गया था। मगर अब लीग के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिजबुल्लाह पर आतंकवादी संगठन का लेबल अब नहीं लगाया जाना चाहिए। हिजबुल्लाह की लेबनान के भविष्य में एक अहम भूमिका है। अरब लीग आतंकवादी सूची नहीं रखता है, सक्रिय रूप से इस तरह की संस्थाओं को नामित करने की कोशिश नहीं करता है। आपको बता दें कि बेरूत में अपनी यात्रा के दौरान जकी ने 1 दशक से ज्यादा समय के बाद अरब लीग और हिजबुल्लाह के बीच हुए पहले संपर्क में लेबनान के प्रतिरोधी गुट के वफादार के प्रमुख सांसद मोहम्मद राड से मुलाकात की। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। शुरुआत में 7 सदस्यों के साथ मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और उत्तरी यमन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस लीग में 22 सदस्य देश हैं। आपको बता दें कि अरब लीग ने मार्च 2016 में हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया था। उस दौरान अरब लीग के इस फैसले पर लेबनान और इराक ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये फैसला 2 मार्च 2016 को खाड़ी सहयोग परिषद की ओर से लेबनानी समूह को नामित करने के तुरंत बाद आया था। और अब अरब लीग का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। किसी भी वक्त दोनों में हिंसक युद्ध छिड़ सकता है। इजरायली नेताओं की ओर से आ रही लगातार धमकियों से इलाके का माहौल गर्मा गया है। दोनों पक्षों ने ही सीधे युद्ध की धमकियां दे डाली हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के साथ एक राजनयिक समझौते पर पहुंचना पसंद करते हैं। इजराइल का रक्षा प्रतिष्ठान लेबनान में संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम अपनी डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ताकत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर लीग का ये फैसला काफी हद तक हिजबुल्लाह को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह की बढ़ती सैन्य ताकत भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। लेबनान पर जिस तरह से हिजबुल्लाह समूह का कब्जा बरकरार है, जिसका असर भी अरब देशों के इस फैसले पर साफ तौर से देखा जा सकता है। अरब लीग के सहायक महासचिव ने बताया
कि इजराइल की ओर से आ रहे हमलों के संकेत चिंताजनक है, लेबनान पर युद्ध थोपने की ओर इशारा करते हैं। अरब लीग इसके खिलाफ है। गाजा में अब इजरायली फौज हांफने लगी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हमास को मिटाने का जो सपना देखा था, अब शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि जिस तरह से गाजा के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ हमास के हमलों का सामना कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर अब बाजी पलट चुकी है। और इसका एहसास खुद इजरायली सेना के आला अफसरों को भी है। और यही वजह है कि अब पर्दे के पीछे आईडीएफ के जनरल गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं, जिससे लेबनान बॉर्डर पर शांति बहाल हो। लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से आईडीएफ पर इन दोनों फ्रंट पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिसका सबूत हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का ये वीडियो है, जो गाजा से आया है। दरअसल गाजा के रफा में अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के जवानों और उनके वाहनों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमास के लड़ाकों का ये बहुत ही ज्यादा डेयरिंग हमला था। दरअसल यहाँ पर अल कासिम के दो लड़ाके दौड़ते हुए जाते हैं और सामने खड़े इजरायली टैंक में बम रखकर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। और इसके कुछ ही सेकंड में टैंक में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसी वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस धमाके के बाद भी हमास के लड़ाके रुकते नहीं हैं, बल्कि वो फिर से इस टैंक की तरफ एक रॉकेट फायर करते हैं। और इसके तुरंत बाद हमास का लड़ाका सड़क पर आकर सामने से आ रहे आईडीएफ के टैंक पर फिर से रॉकेट दाग देता है और यहीं से फिर आईडीएफ और हमास के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है। वीडियो में आगे दिख रहा है कि अल कासिम का एक लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर उन्हें दनादन फायर कर रहा है। और इन हमलों के बीच गाजा के नूर शाम्स कैंप में अल कुद्स ब्रिगेड और तुल्काराम ब्रिगेड साथ मिलकर आईडीएफ के टाइगर सैन्य वाहन पर एक बड़े आईईडी ब्लास्ट से हमला कर देते हैं। अल कुद्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आईडीएफ का ये वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अल कुद्स के लड़ाके उस वाहन पर रॉकेट से हमला कर देते हैं, जिसमें बड़ा धमाका होता है। और धमाके की कुछ देर बाद आईडीएफ जवान वहां से भागते हुए नजर आते हैं। और इस हमले के अलावा अल शुजाया कैंप में भी अल कुद्स ने आईडीएफ के नूमिर सैन्य वाहन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कुद्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ता है और उसे सामने से आईडीएफ का ये वाहन आता दिखाई दे जाता है, जिस पर इजराइल का झंडा लगा होता है। इसके बाद ये लड़ाका उस पर रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और इसी हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड की भी इजरायली सैनिकों से तगड़ी भिड़ंत होती है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़ाका फोन पर कुछ बात करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक कैमरे से इसी इलाके में आईडीएफ के कुछ सैनिकों पर पहले घात लगाई जाती है और फिर उसके बाद उन पर स्नाइपर राइफलों और रॉकेट लॉन्चर से दनादन हमले कर दिए जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सामने एक बिल्डिंग में आईडीएफ का एक जवान झांक रहा होता है, जिसके ऊपर अल कासिम के लड़ाके हमला कर देते हैं। और इसी दौरान चारों तरफ फायरिंग की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है। अल कासिम के लड़ाके बिना रुके गोलियों की बरसात कर देते हैं। और इसी दौरान अल कुद्स के लड़ाके रफा के भीतर इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहन पर फिर से एक बड़ा हमला करते हैं। यहाँ पर अल कुद्स के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर गोला बारूद से हमला करते हैं। अल कुद्स के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर से एक टैंक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसके ऊपर अल कुद्स का एक लड़ाका
घात लगाकर रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें जबरदस्त धमाका होता है और इसके तुरंत बाद यहां से आईडीएफ के जवान भागने लगते हैं, जिनके ऊपर भी अल-कुद्स के लड़ाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे देखने पर हमास के कुछ लड़ाके पेड़ों के पीछे छिपकर घात लगाकर रॉकेट फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास का सफाया करने के लिए गाजा पर जमीनी हमला किया था, उस वक्त ये कहा गया था कि गाजा जिस जमीन पर बसा हुआ है उसमें हजारों सुरंगें हैं, जिनमें हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को छिपा कर रखा है। साथ ही वो अपने पूरे नेटवर्क को इन्हीं सुरंगों से ऑपरेट कर रहे हैं और इन सुरंगों को ध्वस्त कर पाना इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अभी तक आईडीएफ गाजा के भीतर कई सुरंगों को तबाह कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी खुफिया सुरंगें हैं जो आईडीएफ की नजरों से दूर हैं और अब इसी